हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और खबरों की तह तक हम कुछ चीजें समझने और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी मिडिल ईस्ट में कुछ कई बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े वाकयात हुए हैं। उनमें सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरेन और मलेशिया के बड़े लोग आए हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, बहरेन के क्राउन प्रिंस और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, तीनों एक ही दिन में रियाज पहुंचे, जिनका वेलकम खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर जाकर के किया। इसके अलावा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूएई आने वाले थे। उनका आखिरी मिनट पर दौरा कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हुआ। ये इतने बड़े वाकयात हैं जिसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स को खुद उन मुल्कों में जाकर के भी और वैसे भी मुसलसल फॉलो करते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप थैंक बताइए यू। कि ये सऊदी अरब में इस वक्त क्या कोई बहुत ही बड़े कुछ वाकयात हैं, बहुत बेचैनी है, क्योंकि यमन की तरफ से, हुतियों की तरफ से कुछ हमले इंटेंसिफाई हुए, हमले बढ़े हैं। रियाद तक भी उनके ड्रोन और रॉकेट्स पहुंच रहे हैं। आप इसको कैसे? देखिए, पिछले 2 महीनों के दौरान मिडल ईस्ट में काफी तब्दीलियां आ गई है। जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, इसके अलावा उसमें भी कुछ चीजों में मिडल ईस्ट के सिलसिले में बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही है उनकी पॉलिसी में। इसके अलावा हाल ही में सऊदी अरब और यूएई ने कतार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए हैं। इस दौरान कशोगी का जो है रिपोर्ट जो है वो भी मंजर आम पाया गया है। यहाँ तक भी ये भी न्यूज़ आने लगी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो क्राउन प्रिंस के साथ नहीं ऐसे कोई डायरेक्ट राब्ता रखेंगे, जो कुछ भी है वो किंग सलमान के साथ ही रहेगा। अब इन हालात को मद्देनजर रखकर जब से डिप्लोमेटिक टाइज खराब हुए कतर के साथ, उसका असर किसी न किसी तरीके से जॉर्डन पर भी पड़ा था। जॉर्डन भी कुछ कई सालों से दूरी अख्तियार कर रहा था। जो उसको जॉर्डन और सऊदी अरबिया के दरमियान जो रिलेशन में वार्मत थी वो किसी हद तक कम हो गई थी, खत्म हो गई थी। इस दौरान एक और डेवलपमेंट ये भी है कि पिछले साल जब तक ट्रंप की बैकिंग कुछ गल्फ कंट्रीज को रही, उस दौरान बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो है, जिनमें टर्की था, मलेशिया था, कतर था, इवन ईरान और दूसरे कंट्रीज थे, वो ओआईसी की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन नहीं थे। उन्होंने एक पैरेलल सेटअप बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब के साथ बहुत भुगतना भी पड़ा है। उनको वापस देने पड़े जो कर्जा लिया था उसकी वापसी। लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है अमेरिका में, और जो बदलता हुआ मंजर है वहां पर, सऊदी अरब ने अब ये कोशिश हो रही है कि वो तमाम मुल्कों को साथ अप्रोच करे और जो हालात बिगड़े हुए थे पिछले 2-3 सालों के दौरान, उसको फिर असर ना हो। इसीलिए आपने देखा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट बहुत अहम है। इसके साथ ही जॉर्डेनियन किंग का विजिट भी अहम है। साथ ही साथ हाल ही में ये भी न्यूज़ आ रही है कि टर्की में भी बहुत सारे लॉ मेकर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर सऊदी अरबिया के साथ रेस्टोर नॉर्मल रिलेशंस किया जाए, क्योंकि सऊदी अरबिया ने पिछले कई सालों से टर्किश गुड्स का बाइकाट किया है, जिसकी वजह से उनको $4 बिलियन तक जो है उनकी तिजारत पर असर पड़ा है। ये सारे चीजें, और दूसरी बात नए सिस्टम में सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है, असर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बार फिर
मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर के तौर पर उसको माना जाए। इसीलिए जहां पर भी पिछले कई सालों के दौरान एक खलीज पैदा हुई है, इसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जैसे आपने पहले ही कहा, क्राउन प्रिंस खुद तीनों जो वहां पर रहनुमा आए, चाहे वो बहरीन के आए, किंग अब्दुल्ला आए जॉर्डन के, या मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, खुद उनके साथ जाती पर्सनली रिसीव किया एयरपोर्ट पर, ताकि एक नया रेपो कायम करे। और एक तरफ से ये एक कन्वे मैसेज भी करना है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये तो एक मसला है। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया जो है वो यमन मार में बुरी तरह फंस गया है। जब ये वार शुरू हुई उसी वक्त ये जो कहा गया कि वार तो शुरू किया, लेकिन इसका एंड कहां पर होगा किसी को पता नहीं है। शुरू करना हमारे हाथ में है, लेकिन इसका एंड कहां होगा ये किसी के हाथ में नहीं। यही हालत अफगानिस्तान, चाहे लीबिया या इराक में हुआ, यही हालात हुए कि यहाँ फॉरेन कंट्रीज ने वार शुरू किया तो फिर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल ही नहीं सकते। आज ये हालत है कि 5 साल हुए इस वार को। एक तो यमन पूरी तरह बर्बाद तबाह हो गया, दूसरा ये कि जिस गवर्नमेंट को भी सऊदी अरबिया, यूएई या दूसरी कंट्रीज बनाने की वहां पर इंस्टॉल करने की कोशिश है, उसकी रिट ही नहीं चल रही है। आज देखिए, कल अब ये बात अमेरिका ने अशरफ गनी को कहा कि आपको तालिबान के साथ गवर्नमेंट में शेयरिंग ऑफ पावर होना चाहिए। ये हालात हो गए हैं अफगानिस्तान में, ये चेंज आई है यहाँ पर। इसलिए जब तक इस मसले पर, खासकर जो यमन का मसला है, और ये हकीकत है कि होती चाहे जो भी उनका नेचर हो उनके ऑपरेट करने का, लेकिन इनको ग्राउंड लेवल पर इनको एक सपोर्ट मिल रहा है। और उन्होंने जो स्टेप अप किए हैं हाल ही में, जो अटैक्स किए, खासकर ऑयल इंस्टॉलेशंस पर वो अटैक कर रहे हैं, इसी वजह से आज सऊदी अरबिया के बड़ी इम्पोर्टेंट जो राइमा बिनते बंदर है, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट की कि हमारे ऑयल इंस्टॉलेशन पर जो है हम लोग को रुकवाए, वरना एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। इसमें ये भी है कि इसमें हम जो है सऊदी और जो गल्फ के रिलेशन के साथ साथ हमें ईरान इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से उनके साथ भी अगर बातचीत न्यूक्लियर मसले पर हो जाएगी, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसमें अभी बहुत से यानी कि मसाइल पेश आ रहे हैं, ये भी एक फैक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चूंकि ईरान का एक क्लेम जो है वो कि वो कहते हैं, ईरानियन लीडरशिप कहते हैं, भाई न्यूक्लियर डील हमने नहीं तोड़ी। न्यूक्लियर डील तो आपने यूनिलैटरली यूएस ने किया, और उसके बाद जो सैंक्शंस लगाए वो भी उन्होंने लगाए, हमने कुछ नहीं किया, हम पाबंद रहे इसके। ना वही और ना वही, सिर्फ यूरोपियन जो 5 कंट्री, यूरोप और जो 5 कंट्रीज दूसरे थे, 5+1 की जो डील हुई थे, उन्होंने भी कई सालों तक ये माना कि न्यूक्लियर डील में ईरान ने इसमें कोई जो उसने वादा किया था वो उस पर पाबंद रहा। अब 1-1.5 साल के बाद ही जब वो यूरोपियन कंट्रीज ईरान के इकोनॉमिक मसाइल को खत्म करने, उनको ओवरकम करने में कोई रोल ही नहीं कर सके, वो बेबस साबित हुए। क्योंकि अमेरिका ने उन सारे कंपनीज पर पाबंदी लगाने की धमकी दी जो ईरान के साथ किसी किस्म की डील यानी कि ट्रेड बिजनेस या रखे। इस सिलसिले में उनके पास कोई दूसरा अपैरेटस या दूसरा था ही नहीं कोई, जिससे वो अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं उनको जायल कर सके। ये सारे मसले का जो ये है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है गल्फ, और अगर पूरा देखिए मिडल ईस्ट में,
और ये क्या अगले 2-3 महीनों के अंदर इसमें बहुत तब्दीलियां आ जाएगी। ये इवॉल्विंग सिचुएशन है जो जिसके बारे में 2 या 3 महीनों के अंदर एक क्लियर पिक्चर इमर्ज हो जाएगी। अब इजराइल और अरब कंट्रीज के बारे में ये एक हकीकत है कि रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। कुछ मिनिस्टर, यूएई का एक मिनिस्टर रिसेंटली उन्होंने इजराइल का भी दौरा किया। अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए। सिर्फ ये था ये विजिट और इंडिकेट करता। अब आज जो इसके बारे में जो खबरें आई कि जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस जो है प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि उनके जहाज को अपनी टेरिटरी के ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी। इस वजह से ये विजिट खत्म हुआ। हालांकि कल ये भी एक न्यूज थी कि प्राइम मिनिस्टर की बीवी बीमार है, ये भी एक रीजन कहा गया। लेकिन जो लेटेस्ट आया है, एक्चुअली जॉर्डेनियन क्राउन प्रिंस को जेरूसलम जाना था। आपको तो ये पता है कि मस्जिद अल-अक्सा जो है वो जॉर्डन के कंट्रोल में है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज रिसेंटली आए हुए हैं। इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस जाना चाहता था, जिसको इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां जाने से, इस वजह से चूंकि उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे कितने नंबर जाएंगे इस पर इशू हुआ। और ये शायद इसी की एक रिटेलिएशन थी कि जॉर्डन ने उनके जहाज को अपनी टेरिटरी के ऊपर जाने से मना किया है। और चूंकि अब इजराइल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, इसलिए अब बहुत कम टाइम रहा होगा उसके लिए कि वो विजिट करे। दूसरी बात, एक ये तो एक फैक्ट है, बन गए, रिलेशन कायम हो गए। अब कौन विजिट करेगा ये एक सिंबॉलिक है। इसमें अभी जो न्यूज आ रही है कि वहां पर हाल ही में बहुत सारे, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज आर विजिटिंग यूएई एवरी मंथ। और वहां पर उन्होंने अपने, यानी कि वो मॉल्स बनाए, एक सेंटर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यूसली रखेंगे। ये तो है। और इस पर भी ये है कि इस मामले में अमेरिका की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ जाएगी। जो हुआ है हुआ है। हाँ, ये है कि सिर्फ वो ये है, उन्होंने कुछ सिंबॉलिक गेस्चर्स दिखाए टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन। एक उनके ऑफिस को रीओपन करने की इजाजत दी। दूसरा ये भी उन्होंने बार बार कहा कि 2 स्टेट फॉर्मूला ही इस सारे मसले का रेजोल्यूशन है। लेकिन वो भी इसके जो है कंटोर्स, उसका जो फॉर्मूला है वो भी इसके पास क्लियर नहीं है। हाँ, ये है कि अब जो दूसरे कंट्रीज का जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ये भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें शायद ये प्रोसेस स्लो होगा। और अब ये भी देखना है कि इलेक्शन में पिछली बार भी नेतान्याहू की पार्टी को बड़ी अक्सरियत नहीं आई, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी। हालांकि उसमें जो अरब्स थे, अरब्स को भी पिछली इलेक्शन में अच्छी खासी 12 से 16 के करीब सीटें मिली। लेकिन अगर इनके खिलाफ करप्शन चार्जेस भी है, बहुत सारे और भी चीजें हैं इनके खिलाफ, लॉन्ग टेन्योर उनकी यानी कि हुकूमत रही। अगर इस बार कोई चेंज आया जिसमें अरब्स का भी किसी हद तक रोल रहेगा, तो शायद पॉलिसी में कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ जाएगी डायलॉग की सूरत में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरी तरफ इसमें ये भी है कि फलस्तीन और जो अल-फतह जो ग्रुप है और हमस के दरमियान हाल ही में इजिप्ट में बातचीत हुई और दोनों में एक किस्म की रिकंसिलेशन हो रही है। वहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो फलस्तीन प्रेसिडेंट है वो एज्ड है। अब देखना ये है कि आइंदा हफ्तों के दौरान फलस्तीन साइड से क्या रहेगा, हमस और अल-फतह का कैसा गठजोड़ रहेगा, यहाँ इजराइल में क्या इलेक्शंस रहेंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच नया क्या रहेगा, कौन सा नया फार्मूला है जिसके जरिए वो
फिर से मिडल ईस्ट पीस टॉक शुरू करेंगे, या दूसरे जो अरब कंट्रीज है वो टुवर्ड्स इजराइल या ईरान के बारे में क्या स्टेप लेगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक बात देखने में आई कि पिछले दिनों यूएई का डेलीगेशन जब इजराइल गया तो वो भी उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पर ही हुई, जिसमें खुद बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर आकर के कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए। और ये जो अबू धाबी की विजिट थी, जो प्लान थी, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर ही मिलकर के जाएंगे। मुझे ये याद है कि पिछले साल अक्टूबर में इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, उसने अरब सोशल मीडिया का एक सर्वे कराया था, जिसमें पता चला था, बाकायदा टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर छापी थी कि अरबों में 90% वो लोग हैं जो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं चाहते। तो ये जो एयरपोर्ट्स पर मुलाकातें हैं, क्या इन हुक्मरानों के अंदर आवाम का डर है जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट्स पर ही मुलाकातें की जा रही हैं? क्या कोरोना का बहाना सही है, या क्या आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप देखेंगे आज से 2 महीने पहले यूएई ने 13 मुस्लिम कंट्रीज के नेशनल्स पर टेम्पररी उन्होंने कहा पाबंदी लगी। जब हमने देखा उसके बारे में ये चला कि शायद जब इजराइल के साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए गए, उसके बाद उनको खदशा था कि कोई वहां पर कोई एक्टिविटी होगी जिसका टारगेट बनाया जाएगा। इसलिए यूएई अभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं चाहता है जिससे बिगनिंग में ही कोई ऐसे हालात हो जाए जिसकी वजह से ताल्लुकात में फिर एक दरार आ जाएगी। शायद यही एक सिक्योरिटी का ही मेन ये एक रीजन होगा जिसकी वजह से वो, यानी कि जो भी सारी जो सरमनीज है, एक्टिविटीज थे, पॉलिटिकल डिस्कशंस हो, वो एयरपोर्ट के अहाते के अंदर ही हो। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है, जो इन 2-3 महीनों के अंदर जितने इजरायलियों ने वहां पर विजिट किया, या अभी ये भी किया गया वीजा ऑन अराइवल है, दे डोंट रिक्वायर इवन वीजा फॉर विजिटिंग। अगर ये बात है और इतने लोग गए वहां, रेस्टोरेंट्स में गए, रेस्टोरेंट खुले हैं, ज्यूज रेस्टोरेंट्स वहां पर खुले, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब है एक सॉर्ट ऑफ ये है कि वो बिजनेस को ज्यादा तकवीत दी जा रही है बनिस्बत पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इशू। अच्छा, इस सब में भारत को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी ये जो ईरान के बारे में जो बाइडेन की तरफ से कभी कुछ नरम बात आती है, कभी कुछ जरा ऐसा लगता है कि नहीं, वो पाबंदियां नहीं हटाएंगे बातचीत से पहले। क्या ईरान से जो तेल लेना बंद कराया गया था भारत के जरिए अमेरिका के दबाव में, क्या आपको लगता है कि वापस ईरान से तेल लेने का सिलसिला शुरू होगा जो बाइडेन की हुकूमत के दौरान? मुझे लगता है ये हो जाएगा ओवर ए पीरियड। अभी उसमें चूंकि ये बिगनिंग है, 2 ही महीने हुए हैं, ईरान भी इंसिस्ट कर रहा है कि भाई आप सैंक्शंस उठाइए, खासकर जो उनको जो एनर्जी के बारे में है, एनर्जी के सिलसिले में जो भी उनके दूसरे ममालिक के साथ माहदे हैं, उसमें इंडिया भी है। और ये भी था उनके जो पैसे कुछ बार्टर सिस्टम के जरिए किया जाता था, कुछ ये है कि दूसरे बैंकों में पैसा भेजा जाता था, वहां से ट्रांसफर हो रहे थे। ये चीजें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। ये कब ये सैंक्शन आए, ये सेकंड राउंड ऑफ सैंक्शन में आए। पहले में इंडिया को छूट दी गई थी, तो उनको एक टाइम लिमिट दिया गया था, आप यहां तक कीजिए, तो उन्होंने तब तक किया। हालांकि उस वक्त जो है 12% जो है एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया, वो ईरान पूरा कर रहा था, वो काम धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पाबंदियां जबरदस्त की है, उसकी वजह से वर्चुअली 0 पर आने लगा है। और
ये मुझे लगता है ये एक फैक्टर है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी न किसी तरीके से ईरान को एक कंसेशन देगा फॉर स्टार्टिंग नेगोशिएशन ऑन न्यूक्लियर डील, चूंकि इसकी कोई लेजिटिमेसी भी नहीं है। वो एक कंट्री ने लगाया, यूनाइटेड नेशंस ने नहीं लगाया। हालांकि उन सैंक्शंस का चाइना और रशिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कंटिन्यूसली उनके जो ट्रेड है उनका जो चल रहा था, खासकर चाइना का, क्योंकि रशिया के पास खुद भी हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनका ट्रेड तो चलता रहा। लेकिन जो दूसरे ममालिक है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे ममालिक है जो इससे असरअंदाज होंगे, मुझे लगता है ये एक कंसेशन दिया जाएगा, बट इट वुड टेक सम मोर टाइम। कब तक ये हो जाएगा, आई वोंट बी एबल टू से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने जो सऊदी अरब की जो जो बताया आपने कि शायद वो फिर से दुनिया के मुस्लिम मुल्कों से फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट बहुत अहम है और एक तरह से वो मुस्लिम मुल्कों का फिर से अपने आप को लीडर मनवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ यमन जंग से भी वो निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मीडिएशन की कोई बात शायद होगी। और तीसरी बात जो आपने बताई कि ईरान से भारत को तेल आने के इम्कान लगते हैं जो बाइडेन सरकार के दौरान। तो ये बहरहाल ट्रंप की हुकूमत के बाद में कुछ पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं। अभी जैसा कि आपने कहा वो बहुत ही दुरुस्त और मुनासिब है कि अभी 2 महीने हुए हैं, इसके बाद क्या कुछ हालात बदलेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।